नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है एग्रीकल्चर यानी कृषि और चैप्टर नंबर 7 है उद्योगों का विकास। तो पहले हम चैप्टर नंबर 6 लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 कृषि। वैसे तो कृषि संबंधित जो भी आपके एग्जाम में डेटा आते हैं वो बिल्कुल करंट के आते हैं तापमान के लिए। प्रमुख प्रमुख चीजें क्या क्या हैं वो मैं पूरा यहां पर डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे पहले आप ये जानिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 70% के इर्द गिर्द यहां पे जो आबादी है वो कृषि पे डिपेंडेंट है। लेकिन इतना कुछ होते हुए वर्तमान में कृषि का राष्ट्रीय आय में उत्पादन घट रहा है, जो कि 1951-52 में लगभग 60 के आसपास हुआ करता था, अब 20 से नीचे आ गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और एक बात बताएं, पूरे दुनिया में जितना कृषिगत क्षेत्रफल है लगभग 11% है। 11% भाग पर कृषि होती है और भारत में 51% है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इतना लैंड होते हुए, और इसमें एक और खास बात बता दें, बाकी अन्य देशों में एक ही फसल ग्रो कराई जाती है, इंडिया में 2 फसलें ग्रो कराई जाती हैं, कभी कभी 3। इतना कुछ हमारे पास होते हुए भी हम उतना बेहतर उस पर नहीं कर पा रहे हैं कृषि पर। कारण क्या है भाई? कारण तो जाने, क्या कृषि के सामने प्रमुख समस्याएं हमारे क्या इंडिया में हैं। पहले मैं इसको जानता हूं, इसको हम लोग जानते। पहला तो है, खेती की जो भूमि है वो प्रति व्यक्ति से घटकर अब लगभग 1/5 हेक्टेयर रह गई है। मतलब अब जनसंख्या का जो दबाव चल, एक उसमें जनसंख्या का दबाव भी है, भारी दबाव जनसंख्या का, उसकी वजह से बढ़ते 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 बहुत कम रह गई खेती की भूमि। प्रति व्यक्ति 1/5 हेक्टेयर। ये उसमें पहला कारण है। प्रमुख समस्याएं, ध्यान से दोस्तों इसको सुनिएगा, क्योंकि कृषि से संबंधित एक ऐसे आपके मेंस में, पीसीएस मेंस में या आईएएस मेंस में आ जाया करते हैं। दूसरा पॉइंट आप आ जाते हैं, जोतों का आकार छोटा हो गया है। जैसे पहले मान लीजिए 1 बीघा होता था, अब आधे बीघे की होने लगा होगा, उससे भी प्रभाव पड़ा है। तीसरा क्या है? तीसरा, जो रासायनिक खाद है हम लोग उसका बहुतायत प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग प्राकृतिक खाद पर अब कम डिपेंडेंट हो गए हैं। अब प्राकृतिक खाद में यह होता है कि फर्टिलिटी बनी रहती है, मेंटेन रहती है। लेकिन रासायनिक खाद में तत्काल तो फर्टिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन बाद में मेंटेन नहीं रह पाती है। यह भी एक कारण है कि कृषि का। और पांचवा कारण है कि जो कृषिगत यंत्र हैं उसका हम लोग, जैसे बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है वो कृषिगत यंत्रों का बहुत तेजी से प्रयोग करते हैं। नए नए आदमी, जैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन की प्रणाली डेवलप की है। अभी भी इंडिया में ड्रिप इरिगेशन नहीं हो पाता है। ड्रिप इरिगेशन मतलब में ऐसे बूंद बूंद से ये प्लांट है, बूंद बूंद से ऐसे पानी दिया जाता है, तो इसके सीधे जड़ में ही जाता है पानी ऊपर से आके। दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। और अगर हम लोग जो नाली सिस्टम बना के दिया करते तो इससे पानी बहुत ज्यादा यूज हो जाता भाई, और वेस्ट भी चला जाता है पानी। तो इस ड्रिप इरिगेशन से एकदम रूट पर ही पानी आता है। तो इसी प्रकार से और नई नई टेक्नोलॉजी हम लोग अभी कृषि में नहीं दे पाए हैं। एक और खास बात बता दें, चाइना ने जिस प्रकार से अपने यहां एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज्यादा हाई यील्ड वैरायटी लॉन्च कर दिया है, अभी भी इंडिया वैसा नहीं कर पाया है। हमें वैसा करने की और आवश्यकता है।
क्योंकि जनसंख्या का दबाव भाई उनके यहाँ भी है, तभी उन्होंने हाइब्रिड सीड लॉन्च किया है, और हमारे यहाँ भी जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। तो हाइब्रिड सीड से होता कि वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, ये प्लस पॉइंट उसका हाइब्रिड सीड का। यहां तक ये हो गया। अब आगे चलते हैं कि कैसे हम इसको अपने कृषिगत जो कृषि हुआ इसको और इनहेंस करें या इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। जितनी समस्याएं हैं उसी समस्याओं को रिजॉल्व कर दीजिए, वही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके भी हो जाएंगे। जैसे कृषिगत यंत्र हमने बताया, आप ज्यादा से ज्यादा कृषिगत यंत्र का प्रयोग करें। एक छोटा सा एग्जांपल ले, पहले मजदूर हुआ करते, मान लीजिए इस समय धान का सीजन है ना, मजदूर के द्वारा धान की कटाई हुआ करती थी, कटाई होती थी, फिर उसको उठाते थे मजदूर, फिर लेके आते थे खलिहान में, फिर उसको मशीन में डाल देते थे, फिर धान और भूसा, धान और उसका पुआल अलग हो जाया करता था। ये इतना प्रोसेस होता था। अब कंबाइन मशीन आ गई, 1 घंटे में लगभग एक बीघा 2 बीघा काट के आपका पूरा निकाल के सब कुछ दाने धान निकाल के अपना ट्रॉली को ओवरलोड कर देती है। यहां पे थोड़ा सा नुकसान होता है कि कुछ धान हमारे कुछ परसेंट, मान ली 5%, 7%, 10% के आसपास धान इस प्रोसेस में नुकसान हो जाया करता है, लेकिन टाइम का बहुत ज्यादा बचत होता है आपका। ये कृषिगत यंत्र की बात मैंने बताई। रासायनिक खाद की हमने बात बताई कि हम लोग पशुओं को अब बहुत ज्यादा पशु पालने में यकीन अब नहीं रख रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी डिमेरिट है। जहां से हमको शुद्धता मिल सकती थी वो हमने ड्रॉप कर दिया है। तो पशु जब होंगे तभी गोबर का खाद होगा, जब पशु रहेंगे ही नहीं तो गोबर का खाद कैसे होगा भाई। तो पशुओं के पालने पर थोड़ा सा ज्यादा हम लोग भरोसा करें। आधुनिकता की तरफ इतना न बढ़ जाए कि अपना पूरा मूल जो स्वरूप है वो ही खो दें। मूल स्वरूप भारत एक गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। लेकिन ठीक है, जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए है, शहर में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी ना है ये। आगे आप चले, सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किए हैं। केंद्रीय बीज भंडार, भारतीय खाद्य निगम और आपके ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां से नई नई वेराइटीज को का रिसर्च किया जाता ताकि किसान के पास पहुंच सके। ये सब सरकार की योजना है। और कृषिगत ऋण की भी व्यवस्था सरकार करती। सरकार प्रयत्न कर रही है जितना कर, और अभी तमाम जो कर्ज है किसान के द्वारा, किसान ऋण माफी, उसको भी सरकार ने दिया है ताकि कृषि को बढ़ावा देने की तरफ सरकारें भी प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन जब एक बार इन्वायरमेंट बन जाता है कि नहीं हम दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता या सिंगापुर जाकर ही कमाएंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता फिर उनको वापस लाना। चूंकि वहां सऊदी अरब चले गए, आप कहीं और चले गए, सिंगापुर चले गए कमाने के लिए। चाणक्य ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी, परदेश का 100 रुपया बनाम अपने देश का 1 रुपया बराबर है। वहां पे कुछ हो जाता है तो बड़ी परेशानी बाप आ जाएंगे, और अपने घर पे कुछ होता है तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं आएंगे। ये मान के चलिए, बड़ी सही बात है। कोरोना काल में आपने देख लिया है कि जो अपने मूल गांव को छोड़कर दूसरी जगह, दूसरे शहरों में पलायित हो गए, और फिर जब लॉकडाउन हुआ तो उनको आने में कितनी बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वो दृश्य अगर आप महसूस करें तो आपका कलेजा फट जाएगा। तो इसलिए यहीं पे चाणक्य की बात प्रासंगिक हो जाती है। ये आपका यहां पे हुआ। अब आप हम चलते हैं कि खाद्यान्न के मामले में कौन कौन से खाद्यान्न हमारे क्या उपजाए जाते हैं। प्रमुख फसल ऋतुएं हैं रबी और खरीफ, बीच में जायद है। तो उन दोनों फसलों में प्रमुख खाद्यान्न में आप आ जाते हैं चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब हमारे यहाँ की, मूंगफली, जूट, ये हमारे यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। अब पहले हम चावल पे चले आते हैं। चावल एक खरीफ की फसल है, ठीक। और इसके लिए आप देखते हैं तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में हो जाता है चावल, और यही नवंबर के आसपास इसकी कटाई होती है। हो सकता है कि कट भी गया हो, अक्टूबर नवंबर के आसपास कटाई होती है। फिर इसके बाद गेहूं का सीजन आ जाएगा, यानी रबी का सीजन आ जाएगा।
तो पहले चावल चावल पे चलते हैं। 100 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा चाहिए और इसमें आर्द्र गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। और भारत में जो चावल का बोया जाने का क्षेत्रफल वो संसार में सबसे ज्यादा है। हम लोग चावल बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा। इससे डाटा पता चल गया। अब सेकंड पे आते हैं गेहूं पर। गेहूं भारत की प्राचीनतम फसल, सिंधु घाटी की सभ्यता में गेहूं का उल्लेख है भाई, यानी रही। चावल का तो बाद में है, सिंधु घाटी की सभ्यता में स्पष्ट चावल का गेहूं का उल्लेख है। और आप जानिए शीतल ताप और आर्द्र जलवायु इसके लिए चाहिए। ठंडियों में बोई जाती तो शीतलता आवश्यक है इसके लिए। 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए इसके लिए। और हरित क्रांति के दौरान इसी गेहूं में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी थी, बहुत लगभग 2 टाइम्स मोर मान के चलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि उस समय हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और MS स्वामीनाथन, इन दोनों ने मिलकर हरित क्रांति का नारा दिया। और भारत फिर उसके बाद से पीछे मुड़कर खाद्यान्न के मामले में कभी देखा नहीं। आज स्थिति हमारी ये है, हम 1 साल का रिजर्व रखे रहते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया भी था कि इस कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट ने पूरा खोल दिया अपने अनाज भंडार का, कि सब लोगों को दे दो, किसी भी तरीके से उसको मार्केट में जाना चाहिए, भूख से कोई व्यक्ति मरने ना पाए। परेशानी भाई, सबके लिए परेशानी। चलिए आगे चलते हैं। और हमारे यहाँ क्या, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, गन्ना, आलू, ये नकदी फसलें हैं। गन्ना, आलू, मसाले, फल और तमाम फसल है। पेय फसल में आप चले हैं, चाय, कहवा, कोको, रबड़, तंबाकू, ये सब हमारे क्या पेय फसलें हैं। आप इसमें और देखते होंगे मसाला तो एक प्रकार आप नकदी फसल भी कहते हैं, बागवानी फसल कहते हैं हम लोग इसको। केरल में आप देखते हैं, आंध्रा में देखते हैं, मलाबार क्षेत्र में देखते हैं, बहुत ज्यादा मसाला का प्रोडक्शन किया जाता है। मसालों से ही हम दक्षिण भारत बहुत ही समृद्ध हो चुका था, अभी भी है, अभी भी मसालों की खेती वहीं पे होती है। अब आगे चलिए, हम लोग अपने जीव जानवरों में, पालतू पशुओं में क्या क्या पालते हैं। भेड़, बकरी, मुर्गी पालन, दुग्ध में ऑपरेशन फ्लड, दूध भी बहुत होता भाई हमारे यहाँ। भले गोबर की खाद हम उतना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दुग्ध उत्पादन तो खूब कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मत्स्य उद्योग भी खूब हो रहा है हमारे यहाँ। वानिकी भी हो रहा है, लेकिन जैसा वानिकी में हम लोग लाख की स्थिति में ज्यादा चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वानिकी में लोग यूकेलिप्टस का प्लांट लगा रहे हैं। यूकेलिप्टस के प्लांट में बहुत ज्यादा नमी सोख लेता हो, पानी बहुत ज्यादा सोखता हो, तो आसपास के जितना भी पानी है सब सोख लेगा वो। तो हम लोग लाभ की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री नहीं करते हैं। ठीक, ये आया आपका होगा एग्रीकल्चर। अब इसके बाद वाला जो चैप्टर है, उद्योगों का विकास। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे सामने कौन कौन से प्रमुख उद्योग आए और किन किन उद्योगों का हमने कितना कितना विकास कर लिया, और कौन सा हमारा प्राचीनतम उद्योग रहा, ये सब इसमें भी मैं डिस्कस कर देता हूं। चैप्टर नंबर 7, उद्योगों का विकास। एक उद्योग तो मैं उसे बता दूं, कपास, सूती वस्त्र उद्योग, ये भी सिंधु काल से प्राचीनतम, भारत का प्राचीनतम उद्योग है भाई, वस्त्र बनाना। मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के जो भी रीजन है, कपास के बेल्ट है, वहां से कपड़े आपके बनते हैं वहां की मिलों में। तब आप जोडियक और लुइस फिलिप का कपड़ा पहन पाते हैं। अब पता नहीं है कंपनी की बाहर की, हमको ये भी नहीं मालूम, लेकिन भाई है, कपड़े बढ़िया बनते हैं उसके। एक तो जूट पटसन उद्योग, रेशमी वस्त्र भी बहुत, रेशमी वस्त्र हमारे यहाँ रेशम, चारों प्रकार के रेशम उगाए जाते हैं। पूरी दुनिया में इकलौता देश भारत का है। उसमें रेशम का चारों नाम नहीं, एरी, मुगा, चारों नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेशमी वस्त्र खूब पहने जाते हैं इंडिया में। नारियल जूट उद्योग,
अभी भी नारियल जूट उद्योग हमारे क्या जो टोकरी बनती है ना, वो नारियल जूट उद्योग की ही बनती है। रस्सी एक होती है, जैसे पहले कुएं से पानी निकाला जाता था तो उसके लिए नारियल की रस्सी हुआ करती थी, आपने देखा होगा, हो सकता है। तो वो नारियल की ही रस्सी बनती है, नारियल के ऊपर के रेशे की रस्सी बनती है। जूट की टोकरियां बनती हैं। ये भी हमारे क्या उद्योग अभी चल रहा, लेकिन धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ है। चीनी उद्योग में हम आगे हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में चीनी मिलें बहुत ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, तो महाराष्ट्र चीनी उद्योग में नंबर 1 पे है। वनस्पति तेल उद्योग, वनस्पति तेल भी हम लोग खूब उपजाते हैं, वनस्पति तेल उससे तैयार करते हैं। खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन से हैं, इसके पहले उद्योग आ चुका है, इसलिए थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैं चल रहा हूं। लोहा इस्पात उद्योग लार्ज स्केल पर इंडिया में है, वेल डेवलप्ड स्थित में है। वायुयान उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वायुयान के क्षेत्र में भी हम ये सब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, ये सब वायुयान उद्योग से ही संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी बहुत हम लोग आगे चल रहे हैं, हालांकि चाइना को पीछे भी नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन हम लोग चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं उसमें भी। पेट्रो रसायन में भी आप देखते हैं, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आप देखते हैं, मुंबई हाई की बात हमने किया था, वो पेट्रो रसायन ही है। उर्वरक, सीमेंट उद्योग, रक्षा उत्पादन, उर्वरक के मामले में भी आज आप डिपेंडेंट हो चुके हैं, बहुत कम आयात करते हैं। रक्षा उद्योग में अब हम लोग बनाने लग रहे हैं सब कुछ, विदेश से भले आयात करते हैं, लेकिन अब इस समय डीआरडीओ आप देखते हैं एकदम नई डिजाइन तैयार करके दे देता है, ये लीजिए भैया इसको बनाए, तो प्रोडक्शन इंडिया में ही होने लग रहा। अब ये बात कहिए कि पता नहीं कौन विमान वहां से लाए थे फ्रांस से, राफेल, तो राफेल वहां से तो बन के यहां चला आया, लेकिन इन फ्यूचर यहां प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा उसका। ठीक, रक्षा उद्योग में भी हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। ये आपका आज का हो गया उद्योगों का विकास, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 आज आपका कवर हो गया। अब सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है आपका 10th के ज्योग्राफी में, वो कल मैं कवर कर दूंगा। इसके बाद 10th की ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी, फिर हम आएंगे क्लास 6 में से पॉलिटी, राजनीति और सामाजिक विज्ञान, पॉलिटी जिसमें होता है, राजनीति विज्ञान होता है, 6 to 10 हम चलेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।